सभी साथियों क्रांतिकारी जोहार। साथियों, मेरा नाम अर्जुन मेहरा और आप तमाम साथियों का आदिवासी वीकली सीरीज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन आदिवासी मुद्दों के बारे में जिन्हें इस बार भी राष्ट्रीय परिचर्चा से दूर रखा गया। सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मई 2013 में हुए एडस मेटा जनसंहार से जुड़ी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया। इस जनसंहार में 6 नाबालिगों सहित कुल 8 मासूम आदिवासियों की हत्या की गई थी। उन्हें नक्सली बताया गया था। इस जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोलीबारी के समय आदिवासी समुदाय के लोग उत्सव मना रहे थे, ना कि वो नक्सली थे। इस रिपोर्ट को विधानसभा में रखा गया, लेकिन देश के किसी भी चैनल के प्राइम टाइम में इस पर चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी अखबार के फ्रंट पेज पर इसे छापा गया, क्योंकि मरने वाले लोग आदिवासी समुदाय के थे और उन्हें मारने वाली बंदूक सरकारी थी। इससे पहले इसी न्यायिक जांच आयोग के द्वारा जून 2012 में हुए सारकेगुड़ा जनसंहार की रिपोर्ट भी 2019 में आई थी और उस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जिन 17 आदिवासियों की हत्या सुरक्षा बलों ने की थी वो आदिवासी निर्दोष थे, ना कि नक्सली थे। अब सवाल सिर्फ यही उठता है कि आखिर इन जनसंहारों के दोषी अधिकारियों और सुरक्षा बल जवानों पर कोई कार्रवाई होगी या इस रिपोर्ट पर पिछली रिपोर्ट्स की तरह धूल जम जाएगी। साथियों, इसी कड़ी में जो दूसरी खबर है वो भी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ताड़मेटला कांड की रिपोर्ट को भी सदन में रखा और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 246 मकानों को तो जलाया गया, लेकिन हमारे पास यह पता नहीं लग पाया है कि उन्हें किन लोगों ने जलाया, उसके हमारे पास साक्ष्य नहीं है। कितनी आसानी से रिपोर्ट में कह दिया गया कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। आखिरकार सवाल यही उठता है कि कब तक आदिवासियों को जंगलों से विस्थापित किया जाता रहेगा, कब तक उनके घरों को जलाया जाता रहेगा, कब तक उन्हें सरकारी बंदूक से मारा जाता रहेगा। और जब सवाल पूछा जाएगा तो कह देंगे हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम पता नहीं लगा पाए कि उन लोगों को कौन लोगों ने मारा, उन लोगों के घर किन लोगों ने जलाए, उन लोगों को जंगलों से किन लोगों ने विस्थापित किया। साथियों, इसी कड़ी में तीसरी खबर गुजरात से। गुजरात में आदिवासी समुदाय के लोग लगातार पहाड़ तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना के खिलाफ आंदोलनरत है। हाल ही में बघई और कपराड़ा में आदिवासी समुदाय के लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हुए और उन्होंने प्रतिरोध दर्ज करवाया। इतने बड़े आंदोलन लगातार गुजरात में हो रहे हैं। अब तक 6 से ज्यादा सभाएं हो चुकी हैं जिनमें लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी नेशनल मीडिया से ये प्रतिरोध की खबरें गायब हैं। साथियों, इसी कड़ी में चौथी खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय के लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नामक अलग से आदिवासी राज्य की मांग कर रहे हैं और वो लगातार इसके लिए आंदोलनरत भी है, लेकिन इस खबर को भी राष्ट्रीय मीडिया में कहीं भी जगह नहीं मिली। साथियों, अगली खबर आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी से जुड़ी हुई है। सोनी सोरी को 11 साल पुराने एक देशद्रोह के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सोनी सोरी को जेल के अंदर जो यातनाएं दी गई उनका हिसाब किताब कौन करेगा। उनके जीवन के जो 11 साल बर्बाद हुए उनका हिसाब किताब कौन करेगा। जिन लोगों ने उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया, क्या उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये तमाम सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए थे, अधिकारियों से किए जाने चाहिए थे, लेकिन इस देश की जनता चुप रही। साथियों, इसी तरीके से पिछले साल 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर आदिवासी कार्यकर्ता हिडमे मरकाम को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था और कहा था कि ये नक्सलवादियों की मदद करती है, और पिछले 1 साल से हिडमे मरकाम जेल में बंद है। तमाम लोग उनके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि आदिवासी कार्यकर्ता हिडमे मरकाम को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आप मानिए, इन तमाम घटनाओं से यही साबित होता है, जितनी अतीत की जो घटनाएं होती आ रही है, किस तरीके से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, आदिवासी कार्यकर्ताओं को, जो सरकार से सवाल करते हैं, उन लोगों को लगातार झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाया जा रहा है। तो सवाल यही उठता है, क्या आगे जाकर जब हिडमे मरकाम भी बाइज्जत बरी होगी तो उसकी लाइफ के वो अमूल्य वर्ष वापस आ पाएंगे जो वो जेल में रह के गुजार देगी। साथियों, अगली खबर बंगाल से है। बंगाल के देवचा पंचमी कोल ब्लॉक के खिलाफ आदिवासी समुदाय के लोग लगातार आंदोलनरत है और अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो लगातार इस कोल ब्लॉक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया से ये खबरें गायब है। साथियों, अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां 1,64,752 आदिवासियों को तथाकथित विकास के नाम पर उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित कर दिया गया था।
उन विस्थापित आदिवासियों के लिए एक रिपोर्ट संसद में पेश होनी थी और उस रिपोर्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी नेशनल एसटी कमीशन की थी। लेकिन नेशनल एसटी कमीशन उस रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं कर पाया। तब सवाल यह उठता है कि ऐसे नेशनल एसटी कमीशन का क्या मतलब है, जिस नेशनल एसटी कमीशन के अंदर गैर आदिवासी समुदाय के लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जब तक गैर आदिवासी समुदाय के लोग इस तरीके के आयोगों की अध्यक्षता करेंगे या सदस्य होंगे, तब तक आदिवासी हितों में फैसले नहीं लिए जाएंगे। साथियों, अगली खबर संसद से निकल कर आ रही है, जहां एक लोकसभा सांसद ने ऐतारांकित प्रश्न किया और पर्यावरण मंत्रालय से सवाल पूछा कि तथाकथित विकास के नाम पर आज तक कितने लोगों को उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि उनके पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं। साथियों, इस देश के तमाम लोग जानते हैं कि तथाकथित विकास के नाम पर अगर किसी ने विस्थापन का दर्द झेला है तो वह आदिवासी समुदाय के लोगों ने झेला है। 2019 की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आजादी के 75 वर्षों बाद लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को अपनी जल जंगल जमीन से विस्थापित होना पड़ा। साथियों, अगली खबर झारखंड से है। झारखंड के नेतरहाट फायरिंग रेंज के खिलाफ आदिवासी समुदाय के लोग 30 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इस बार भी 22-23 मार्च को नेतरहाट में आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपना प्रतिरोध दर्ज करवाया। लेकिन यह खबर भी राष्ट्रीय मीडिया से गायब रही। साथियों, अगली खबर झारखंड से है। झारखंड के एक स्वतंत्र पत्रकार है आनंद दत्ता। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है और उन्होंने कहा है कि 2020-22 में 32 लोगों के साथ साथ पुलिस जाती हुई, जिनमें 9 लोगों की जान गई। इन 32 लोगों के अंदर 22 लोग आदिवासी समुदाय से थे और अन्य लोग गैर आदिवासी समुदाय से थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है और वहां भी आदिवासियों के खिलाफ लगातार पुलिसिया दमन जारी है। साथियों, अगली खबर छत्तीसगढ़ राज्य से है। सुकमा जिले के जिला कलेक्टर के खिलाफ आदिवासी समुदाय के लोग आंदोलनरत हो गए। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए और उन्होंने मांग करी कि सुकमा जिले के जिला कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और यहां पर कोई नया जिला कलेक्टर लाया जाए। साथ में उन आदिवासियों ने मांग करी कि जो आदिवासी फर्जी मुठभेड़ के अंदर मारे गए हैं उनको मुआवजा दिए जाए और जिन आदिवासी समुदाय के लोगों को फर्जी मामलों में जेलों के अंदर बंद कर रखा है उन्हें रिहा किया जाए। आप जब इस प्रोटेस्ट के वीडियो देखेंगे तो आपको लगना चाहिए था कि इतनी भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग प्रतिरोध दर्ज करवा रहे हैं तो इसकी चर्चा राष्ट्रीय मीडिया में होनी चाहिए थी। मुझे रामधारी दिनकर जी की कविता याद आती है जब वो कहते हैं, जनता आ रही है सिंहासन खाली करो। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी एहसास होगा, जनता आ रही है, सत्ता खाली करो। इसी कड़ी में अंतिम खबर जो हमारी है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के भरंडा गांव में 23-24 जनवरी की रात हुई फर्जी मुठभेड़ में मासूम आदिवासी युवा मानूराम नुरेटी की डीआरजी के जवानों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद मानूराम नुरेटी को इनामी नक्सली बता दिया गया था। बाद में लोगों ने अधिकारियों को बताया कि मानू नक्सली नहीं है, वह तो बस्तर फाइटर्स में भर्ती होना चाहता था। अंततः पुलिस ने यह स्वीकार किया कि मानूराम खुद नक्सली नहीं थे, लेकिन वहां नक्सली मौजूद थे, इसलिए क्रॉस फायरिंग में सिविलियन मानूराम नुरेटी की मौत हुई। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भरांडा भेजी थी। इस टीम ने पीड़ित परिवार और स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा की और घटनास्थल का दौरा कर अपना निष्कर्ष दिया है। इसमें कहा गया है कि मानूराम नुरेटी की मौत पुलिस फायरिंग में ही हुई है, किसी मुठभेड़ की क्रॉस फायरिंग में नहीं हुई है। पुलिस द्वारा परिवार को अभी तक मानूराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है और अब पुलिस प्रशासन मानूराम के परिवार पर दबाव बना रहा है कि मानूराम का परिवार पुलिस पर कार्रवाई का दबाव न बनाए। देखिए, पहले तो एक मासूम आदिवासी को नक्सली करार देकर मार दो और जब न्याय मांगो तो उसके परिवार को डरा धमका दो। आखिरकार इस लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं कब तक होगी और कब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद।